वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, आज का वीडियो मैं विशेषकर हमारी उस नव युवा पीढ़ी को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। 17-18 साल की उम्र। इस उम्र में जब भी कोई लड़का या युवती बन ठन के निकलती है तो उस लड़के के दोस्तों के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, हीरो। तो मित्रों, आज जब चर्चा चल ही पड़ी है इस शब्द हीरो, तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इस हीरो शब्द को परिभाषित करना चाहता हूं कि वास्तव में हीरो शब्द क्या होता है। क्योंकि आज 3 दिसंबर के दिन एक हीरो की जन्म जयंती होती है। एक ऐसा हीरो वर्तमान दौर में जिन परिभाषाओं में हम हीरो को बांध देते हैं वह एक फिल्मी अभिनेता होता है, और वह हीरो जो भी पहनता है वह फैशन बन जाता है। लेकिन यह वर्तमान दौर की तरह दूषित वातावरण का दौर नहीं था। वो दौर था जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, एवं इस आज़ादी की लड़ाई में हीरो सिर्फ और सिर्फ वह क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का प्रण ले लिया था। ऐसा ही एक हीरो था जिसका नाम था खुदीराम बोस। जिस धोती को पहनकर वह फांसी के फंदे पर गया, जिस धोती को पहनकर उसने फांसी के फंदे को चूमा, 1908 के दौर के एवं उसके बाद का समय, उस प्रकार की धोती उस दौर का सबसे महत्वपूर्ण फैशन बन गई। देश के युवा उस प्रकार की धोती को पहनकर बड़े ही गर्व के साथ निकलते थे, एवं उनके हम उम्र मित्र उन्हें जो संज्ञा देते थे वो हीरो की संज्ञा देते थे। वो इस संज्ञा थी कि खुदीराम बोस के जैसे लग रहे हो। बच्चा बच्चा, युवा युवा मातृभूमि के प्रेम में इतना ज्यादा सारा बोर था कि उनमें हीरो बनने की चाह तो थी, लेकिन किसी फिल्म का नकली हीरो नहीं, बल्कि क्रांतिकारी बनकर मातृवेदी पर बलिदान कर कर असली हीरो, वास्तविक हीरो। आज एक ऐसे ही हीरो की जन्म जयंती पर मातृभूमि सेवा संस्था उसका आपके समक्ष एक श्रद्धा सुमन के रूप में, एक पुष्प स्वागत के रूप में परिचय रखना चाहती है। खुदीराम बोस। जब यह महान क्रांतिकारी मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने गया तो अपनी मां से मिलता है एवं एक गीत गाता है, एक बार विदाई दे मां पूरबवासी, हांसी हांसी पोर बे फांसी, देख बे भारतवासी। एक बार विदाई दे मां। मां से कहता है, मां मुझे विदा कर, जैसे मैं घूमने कहीं जा रहा हूं। हालांकि मैं घूमने नहीं, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने जा रहा हूं। मुझे फांसी के फंदे पर लटकते हुए पूरे भारतवर्ष देखेगा, पूरे भारतवासी देखेंगे। और निश्चित रूप से न केवल पूरे भारतवासियों ने देखा, यह एक ऐसा जज्बा था जिसे संपूर्ण विश्व में ने देखा, और आज तक इस जज्बे को हम नमन करते आ रहे हैं राष्ट्रभक्ति के एक प्रतीक के रूप में। खुदीराम बोस, जिनका जन्म पश्चिमी बंगाल मिदनापुर में हुआ। बहुवेनी नामक ग्राम था। एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ। वीडियो में जब बात चल ही निकली है, आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, एक और कायस्थ का भी जन्म दिवस होता है। वे कायस्थ जिन्होंने अपनी योग्यता के दम पर एक जीर्ण शीर्ण कृषक घर से उत्पन्न होकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति का पद को प्राप्त किया। आज के दिन मातृभूमि सेवा संस्था राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी जन्म जयंती पर उन्हें भी नमन करना चाहती है। तो खुदीराम बोस जी, जिनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ,
पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस एवं माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी। बचपन से ही एक क्रांति का जज्बा था। पश्चिमी बंगाल की धरती पर जन्म लेने का मतलब ही यही है कि वहाँ की हवा में ही देशभक्ति घुली हुई थी। हर तीसरा क्रांतिकारी हमें पश्चिमी बंगाल की भूमि से मिलता है। 9वीं कक्षा में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इन्हें पता था इन्हें आगे चलकर किस मार्ग पर जाना है। उस दौर में यदि कोई देशभक्त था, कोई क्रांतिकारी था, तो वह पढ़ लिख कर भी क्या लेता। अंततः उसे आना तो मातृवेदी भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने की राह पर ही था। 1905 का दौर स्वदेशी आंदोलन का दौर था। स्वदेशी आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, किंतु मन में एक क्रांति की चिंगारी थी। वह चिंगारी सामान्य एक अहिंसक आंदोलन से शांत होने वाली नहीं थी। अतः रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बनकर क्रांति की गतिविधियों में शामिल हो गए। रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बनते ही यह क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो गए। क्योंकि उम्र छोटी थी, इसलिए छोटी छोटी भूमिका इन्हें दी गई। वंदे मातरम के पर्चे पंपलेट बांटने का इन्हें कार्य दिया गया, जो इन्होंने बड़ी बखूबी किया। तदोपरांत उद्योग एवं कृषि प्रदर्शनी एक जगह लगी थी। वहां पर सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखा गया सोनार बांग्ला की प्रतियां इन्होंने 1906 में उस प्रदर्शनी के बाहर इन्होंने बांटी। एक पुलिस वाले को शक हुआ कि ये निश्चित रूप से क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी की गतिविधियों में ये लिप्त है। पुलिस वाला इनके पीछे पड़ गया, लेकिन इन्होंने पुलिस वाले को जोरदार घूसा जड़ मारा। परिणाम स्वरूप पुलिस वाला वहीं गिर गया और यह 28 फरवरी 1906 की घटना है। भागने में कामयाब हुए, लेकिन ये पकड़ लिए गए, किंतु सबूतों के अभाव में 16 मई 1906 को रिहा भी कर दिए गए। अब खुदीराम बोस के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो चुके थे, किसी भी छोटी मोटी घटना को अंजाम देने के लिए इस महान क्रांतिकारी का जन्म नहीं हुआ था। इसे बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना था। यदि मैं कहूं कि ब्रिटिश भारत ने बमों के गूंजने की आवाज सर्वप्रथम खुदीराम बोस से सुनी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बम इनके लिए खेल खिलौने जैसे थे। 6 दिसंबर 1907 की घटना है। नारायणगंज रेलवे स्टेशन, बंगाल गवर्नर की ट्रेन पर इन्होंने हमला कर दिया। हालांकि गवर्नर को कुछ भी नहीं हुआ, वो बच निकला, लेकिन ऐसी घटनाओं से खुदीराम बोस के हौसले पस्त होने वाले नहीं थे। बहुत ही शीघ्र इन्होंने एक और बहुत बड़ी घटना का अंजाम दिया। 1908 में वाटसन एवं पेम्फायल्ट नामक ब्रिटिश अफसरों पर इन्होंने बम का हमला किया। खुदीराम बोस के साथ एक दुर्भाग्य हमेशा जुड़ा रहा। जब जब भी इन्होंने महत्वपूर्ण लोगों पर हमले किए, वो हमले दुर्भाग्य से असफल रहे। हालांकि ये दोनों अधिकारी भी बच निकले, लेकिन ये घटनाएं संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख देने वाली थी, क्योंकि खौफ एवं दहशत वास्तविक परिणाम से बहुत ज़्यादा डरा देने वाले होते हैं, जो अब ब्रिटिश अधिकारियों के मन में व्याप्त हो चुका था खुदीराम बोस के प्रति। अब खुदीराम बोस को क्रांति की जिस महत्वपूर्ण घटना के लिए याद किया जाता है, जिस घटना को अंजाम देने के परिणाम स्वरूप खुदीराम बोस फांसी के फंदे तक पहुंचे, दुष्ट ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, इसकी भी हत्या का एक असफल प्रयास किया गया। साथ ही प्रफुल्ल चाकी के साथ युगांतर पार्टी से ये जुड़कर प्रारंभ में ही कार्य कर रहे थे। दुष्ट लॉर्ड कर्जन द्वारा जब 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, न केवल क्रांतिकारी, स्थानीय लोगों पर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए एवं इन अत्याचारों का एक ही नाम हुआ करता था, वो था कलकत्ता का दुष्ट न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, जो बहुत ही अल्प सबूतों के आधार पर भी हमारे क्रांतिकारियों को, निर्दोष लोगों को बहुत ही ज़्यादा अमानवीय सजा देता था। कुख्यात था ये, अंदर बहुत बड़ा विष भरा हुआ था भारतीयों के प्रति इस दुष्ट किंग्सफोर्ड के मन में। हमारे क्रांतिकारी खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी को यह जिम्मेदारी दी गई कि इस दुष्ट किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी जाएगी। किंग्सफोर्ड के इन कुकृत्यों से खुश होकर ब्रिटिश प्रशासन ने भी उसे पदोन्नत कर मुजफ्फरपुर में
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में भेज दिया। अब दृश्य यह बनता है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड है, कलकत्ता में हमारे दोनों क्रांतिकारियों को यह बीड़ा दिया गया है कि उन्हें दुष्ट किंग्सफोर्ड की हत्या करनी है। यह बहुत आसान कार्य नहीं था। उस दौर में एक सत्र न्यायाधीश होना, वो भी ब्रिटिश सर, अंग्रेज, उसका जो सुरक्षा घेरा होता था, उसके जो चाक चौबंद होते थे, उस घेरे को तोड़कर एक सटीक रणनीति के माध्यम से ही कार्य किया जाना था। बहुत ही अल्प आयु के ये दोनों क्रांतिकारी खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया संपूर्ण उन स्थानों का जहां जहां भी यह दुष्ट किंग्सफोर्ड, जहां जहां से भी इसका संपर्क था, जैसे उसका बंगला, उसकी बग्घी, उसके घोड़े, उसके दफ्तर, इन सभी का उन्होंने बहुत ही बारीकी से मुआयना किया। दिन तय किया गया 30 अप्रैल सन 1908 का। बंगले के बाहर प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस पूरे दिन तक वहीं खड़े रहे। हालांकि वहां के पुलिस वालों ने टोका भी सही इन दोनों को, लेकिन उन्होंने एक उचित जवाब देकर उनको संतुष्ट कर दिया। अतः यह पूरे दिन भर वहीं खड़े होकर किंग्सफोर्ड का इंतजार करते रहे। उस दिन किंग्सफोर्ड बग्घी में किसी सवार होकर किसी क्लब में गया हुआ था। वहां से लौटने का समय था। हमारे इन क्रांतिकारियों ने सारी तैयारियां कर रखी थी, किस रंग की बग्घी है, किस प्रकार के घोड़े हैं, सारी तैयारियां थी। अंततः शाम को एक बग्घी आती है घोड़ों के साथ। हमारे दोनों क्रांतिकारी बिल्कुल चाक चौबंद, पूरी तैयारी के साथ बम फेंक दिए जाते हैं बग्घी पर। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उस बग्घी में दुष्ट किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि 2 ब्रिटिश औरतें थी, महिलाएं थी। उनका मौके पर ही प्राणांत हो गया। दुर्भाग्य यह रहा कि बग्घी जिसमें वो दोनों औरतें थी हूबहू वैसी ही थी। अतः दोनों क्रांतिकारियों ने गलती से उस बग्घी पर जब बम फेंके तो हालांकि घटना कहा जा सकता है कि सफल नहीं हो पाई, किंग्सफोर्ड बच गया। लेकिन इस घटना के बाद हालांकि अंग्रेज बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। एक ऐसा बम विस्फोट आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में तो इसकी गूंज सुनाई दी, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से यह गूंज इंग्लैंड तक भी सुनाई दी। इंग्लैंड तक भी इस घटना की हलचल पहुंची एवं वहीं से आदेश पारित हुए कि जो भी क्रांतिकारी इस घटना में सम्मिलित थे शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें गिरफ्तार किया जाए। संपूर्ण ब्रिटिशर्स में एक दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी भागकर इन्होंने 24 किलोमीटर दूर तक भागे एवं यह वेनी रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। अगले दिन वेनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस वालों ने इन्हें देखा। एक पुलिस वाले ने इन्हें पहचान लिया। प्रफुल्ल चाकी ने तुरंत, क्योंकि दोनों ही क्रांतिकारियों को यह उद्देश्य था कि हमारी स्वयं की मौत मरेंगे, एक योद्धा की। हालांकि फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूमना निश्चित रूप से क्रांतिकारी की मौत होती है, एक योद्धा की मौत होती है। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या के माध्यम से मौत का वर्णन करना उचित समझा। खुदीराम बोस को मौका ही नहीं मिल पाया एवं खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया एवं 11 अगस्त सन 1808 को, क्षमा कीजिएगा, 11 अगस्त सन 1908 को इन्हें मुजफ्फर जेल में मात्र 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में फांसी पर लटका दिया गया। भारतीय फांसी के इतिहास में, क्रांतिकारियों को दी जाने वाली फांसी के इतिहास में संभवतः यह सबसे कम उम्र की फांसी थी जो खुदीराम बोस को दी गई। खुदीराम बोस का जज्बा देखिए, फांसी के समय भागवत गीता हाथ में थी एवं बहुत ही हंसते हुए फांसी के फंदे को इन्होंने चूमा। ये घटना एक तरह से कहा जा सकता है कि असफल नहीं रही। किंग्सफोर्ड की हत्या का ही लक्ष्य था। किंग्सफोर्ड इस घटना के बाद इतना ज़्यादा भयभीत हो गया
कि यह भय एवं दहशत से कुछ समय बाद स्वयं ही अपनी मौत मर गया। इसने इतना दहशत किंग्सफोर्ड को इस घटना के बाद हुआ कि उसने नौकरी भी छोड़ दी एवं निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक बहुत ही गंदी मौत किंग्सफोर्ड मरा, सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रांतिकारियों की दहशत की वजह से। ये था हमारे महान क्रांतिकारियों का रुतबा, जज्बा, जो इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में दिखाया। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे मातृभूमि के अमर नायक को, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून बहता था, जिसका लक्ष्य एकमात्र भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना था, मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे महान वीर को कोटि कोटि वंदन करती है, उसका नमन करती है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय भारत, जय हिंद।